हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 1 से 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए, जो कि अलग अलग प्लेलिस्ट से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अलग अलग बुक के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इस जो सेट में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 से डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 22 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका कि सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो ये कह रहा है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की, तो ये 19 फरवरी 1946 को हुआ था और बंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा ब्रिटिश राज्यों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1946। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म संरक्षक के रूप में बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश भी है, सोलंकी भी है और कदम वंश भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगर हम बात राष्ट्रकूट वंश की करते हैं तो इसके संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग, इसकी राजधानी थी मान्यखेत। अगर हम कादम्ब वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक का नाम था मयूर शर्मन और इसकी राजधानी थी इसकी बनवासी। अगर हम बात सोलंकी वंश की करते हैं तो इसके संस्थापक का नाम था मूलराज प्रथम और इसका राजधानी जो था वो था अहिलवाड़। क्लियर है। अगर हम बात जैन धर्म की करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक अब जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। 2 जैन संगतियां हुई थी, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो सलवाई की संधि की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसी प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये सलवाई की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगर हम बात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की करते हैं तो इससे याद रखिएगा ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक और ये मद्रास की संधि से खत्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की तो ये 1803 से लेकर 1805 में हुआ था और इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इसके फलस्वरूप 7 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई थी। अगर हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो इसे याद रखिए, हाँ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों ऑप्शन द्वितीय ही लिख दिया है। अच्छा, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है और एक मराठा युद्ध की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया युद्ध दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो होगा वो सही आंसर होगा। कालिंजर का युद्ध 1531, चुनाव का घेरा 1532, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो था वो 1540। एक और युद्ध याद रखिएगा हुमायूं से, सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था। हुमायूं से कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना भी किया था। हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार था लेनपुल, जो कि हुमायूं की मृत्यु पर लिखता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दिल्ली सुल्तान का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा जो खम्स होता था, मतलब जो लूट का धन होता था, इसमें भी ये सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। इसने जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा चलवाया था। सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव भी रखी थी। इसके द्वारा 2 नवीन कर भी लगाए गए थे। एक लगाया था चराई कर, जो कि दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा था गढ़ी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है। तो कल्हन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। पहले तो ये समझ लीजिए कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हन था कौन? कल्हन जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था। जो लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह, जिसने 1128 से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया था। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हन की जो राजतरंगिणी का विवरण है वो समाप्त हो जाता है और इसमें कुल 8 तरंगे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं तो चोल का भी मिलता है, चेर का भी मिलता है और पांड्यव का भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या थी 14। इसकी खोज हुई थी 1750 ईस्वी में, लेकिन इसके अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। और अगर स्तंभ लेखों की बात करती है तो स्तंभ लेखों का अगर बात करता है तो स्तंभ लेखों की संख्या थी 7, जो कि केवल ब्राह्म लिपि में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस की अगर बात करते हैं, विदेशी महिला यहाँ पूछ रहा है। देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया गया है महिलाओं के द्वारा। एक तो किया गया 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि प्रथम विदेशी महिला मानी गई। दूसरा किया गया था 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। और फिर किया गया 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में पहली पूछ रहा है और वो भी विदेशी महिला पूछ रहा है, तब आंसर होगा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं जैन मुनि जिन प्रभा सूरी की, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ और जो याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था वो इसी के शासनकाल में लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी और इसका नाम दौलताबाद रखा था। इसने कृषि विभाग के लिए अमीर कोहिक नामक एक नवीन विभाग की भी स्थापना की थी। और इसके मृत्यु पर एक इतिहासकार था बदायूनी, जो कि लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है काकोड़ी षड्यंत्र की सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं थे, पूछ रहा है। देखिए काकोड़ी षड्यंत्र की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 9 अगस्त 1925 सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, 8 डाउन ट्रेन थी और काकोरी नामक स्थान पर यह लूटा गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह की अगर बात करते हैं तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था। तो मीरातुल की अगर बात करते हैं तो मीरातुल अखबार जो था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह फारसी भाषा में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1822 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है। इन्होंने 1821 में एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे, संवाद कुमैदी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है गांधी जी द्वारा वर्ष भर में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन था। तो ये जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। और असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो सेफ्टी बल्ब के अगर सिद्धांत की बात संबंध करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल को तो ये दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और ये जो अध्यादेश थी इसकी अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। 1861 के अधिनियम से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, तो इसे याद रखिएगा, इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की, तो इसे याद रखिएगा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी।
प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था और भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 की अगर बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत इसी अधिवेशन से इसी अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 51 है किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व से याद रखिएगा भाग 4 आयरलैंड और अनुच्छेद 36 से 51 इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, सही है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। इसने मिशन के 2 संविधान सभाओं के मांग को स्वीकार कर लिया था, यह गलत है। इसने 2 संविधान सभाओं के मांग को ठुकरा दिया था। इस मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है संविधान के भाग 9 संबंधित है। तो देखिए भाग 9 सिर्फ पूछ रहा है तो पंचायत हो जाएगा, 9 का क पूछेगा तो नगर पालिका हो जाएगा, 9 का ख पूछेगा तब हो जाएगा सहकारी समिति, और अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है वो भाग 10 में इसका विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सबसे पहली बार 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1963। अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है, और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? तो यहाँ गलत पूछ रहा है आपसे। तो पहला कह रहा है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा से और याद रखिएगा इसमें 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हरता का अंतिम विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर हम बात दल बदल की करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपको याद होगा 52वां संविधान संशोधन 1985, इसी के तहत क्या जोड़ा गया था? दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी? तो ये सौंपा था 1969 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो मानव जो है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं तो अमेरिका से याद रखिएगा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान से याद रखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस से याद रखिएगा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो महाभियोग की अगर बात करते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61।
अगर हम बात अनुच्छेद 60 की करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ है जो कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाता है। अनुच्छेद 71 की बात करते हैं और अनुच्छेद 72 की बात है। तो अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है 17वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसके तहत अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 69 संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। अगर हम 71वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1992 में और इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। अगर हम बात 61वां संविधान संशोधन की करते हैं तो ये हुआ था 1989 में और इसके तहत मतदान की जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया था? तो उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा था बाबरनामा, उसमें उसने कहा था कि कृष्णदेव राय जो है वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। अगर हम बात करते हैं कृष्णदेव राव की तो इससे कुछ जो याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये है कि इसी के शासनकाल में जो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगोस पायस जो विजयनगर आया था, इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है और इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए जो अम्लीय मिट्टी होती है वो उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। अगर हम बात करते हैं चाय की तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो चाइना है और भारत में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी पुस्तक नामक जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले से याद रखिएगा इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना किया था और 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ का पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारत में कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो देखिए जो विश्व इस्पात संघ का जो रिपोर्ट आया है 2019 का, उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत इस्पात के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थानों को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत थी वो 1958 में फिलीपींस सरकार के द्वारा किया गया था। तो जनसभा में भी, पत्रकारिता में भी, साहित्य में भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगर हम बात करते हैं अनुवाद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया था, फौजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद किया था। अकबर से इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो दास प्रथा का अंत इसने किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में, इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में, दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं राधा मोहन कप तो ये जो है वो पोलो से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलो। पोलो से और भी कुछ इंपॉर्टेंट कप याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो है एजरा कप, क्लासिक कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, ये सब का संबंध पोलो से है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा नारंग कप, अमृत दीवान कप, गोल्फ से याद रखिएगा बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। अगर हम बात हॉकी की करते हैं तो हॉकी से याद रखिएगा रंगास्वामी कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सब का संबंध हॉकी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित पर्सन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया से याद रखिएगा, ये निजामुद्दीन औलिया जो थे एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, परंतु कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे। इन्हें महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया मतलब संतों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कुलकान गांडी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है। तो ये जो कुलकान गांडी पर्वत शिखर है ये भूटान में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। वन्य जीव अधिनियम 1972 बिल्कुल सुमेलित है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये भी सुमेलित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 ये गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था वो 1992 में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्न में से कौन सा देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए विषुवत रेखा जो है वो कुल 13 देशों से गुजरती है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सारे देश हैं जिसमें से विषुवत रेखा गुजरती हैं। तो नहीं गुजरने वाला जो है वो है इथोपिया। इथोपिया से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो याद रखिएगा गंगा नदी का जो उद्गम है वो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से है। इस पे जो कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं वो है हरिद्वार, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है अब तक कितनी बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब तक अगर हम बात करते हैं तो 2 बार दिया गया है, एक बार 1931 में और एक बार 1961 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। और फिर अब किसी को न दिया गया है न दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1974 में एक नियम बना दिया गया है कि अब किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में। देखिए यहाँ 2 कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ क्वेश्चन में भंडार पूछ रहा है, भंडार और उत्पादन दोनों अलग अलग है। तो भंडार की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर उत्पादन में पूछता तो उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा ज़्यादा देश है वो है काजाकिस्तान, और भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कनाडा से याद रखिएगा, कनाडा में निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है सिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो अगर हम बात करते हैं सिप्रा की, तो सिप्रा जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। अगर हम बात करते हैं चंबल नदी की, तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापांगांव पहाड़ियाँ से है। और अगर हम बात करते हैं चंबल की कुछ और सहायक नदियाँ की, तो याद रखिएगा तिस्ता है, पार्वती है, दूधी है, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं महानदी की, तो महानदी की कुछ सहायक नदियां याद रखिएगा, जैसे मनियारी हो गया, सुरही, अमनेर, शिवनाथ, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की अगर सहायक नदियां की बात करते हैं तो इसे याद रखिएगा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक जिले के त्रंबक गांव पहाड़ियों से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक जिला। गोदावरी से एक चीज़ याद रखिएगा, गोदावरी पे एक बांध बना हुआ है राजमुंदरी के निकट, एनीकट बांध। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनीकट बांध कहाँ है, तो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी से और चीज़ याद रखिएगा कि इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। जूरा पर्वत निम्न में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्पेन से याद रखिएगा पिरिनेज, और फ्रांस और इटली से याद रखिएगा आल्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं। बाजार के लिए उत्पादन, हाँ ये है। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, ये भी है। और पूंजी का निरंतर संचय, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त। अगर हम बात करते हैं 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। अगस्त में कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करते हैं तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त तो आप लोगों को पता ही होगा हमारा प्यारा देश भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान कीजिए। लॉ यस की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा नोवामुंडी के साथ। कोयला की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा धनबाद के साथ। जस्ता की अगर बात करते हैं तो जस्ता मैच करेगा जाबर के साथ और तांबा मैच करेगा खेतरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पर्वत श्रेणियों में है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब ट्रांस हिमालय क्षेत्र की है। नामचा बरबा, कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये दोनों किसमें, ये हिमाद्री या बृहद हिमालय में जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ लेकिन आपसे पूछ रहा है ट्रांस हिमालय, तो जास्कर हो जाएगा ट्रांस हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अध्यक्ष सहित यहाँ पूछ रहा है तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुए यानी कुल 5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। 15वें वित्त आयोग की अगर बात करते हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.बी. रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर जो सबसे कम है वो है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में यह कहा गया था कि केरल में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि वहाँ जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। केरल से याद रखिएगा केरल में पेरियार, साइलेंट वैली, पंपादम सोला, अन्नाईमुडी ये सब राष्ट्रीय पार्क जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है विद्युत एवं चुंबक में घना संबंध है, इसका पता लगाया। किसने पता लगाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है 1 kWh किलोवाट आवर बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है, देखिए 1 वाट सेकंड बराबर क्या होगा 1 जूल होगा और 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा 3600 जूल होगा। तो 1 किलोवाट घंटा की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर जो 4 वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो कौन से हैं। तो तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो तब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसी बनती है। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखिएगा तो जो इमेज होगा वो हमेशा आभासी, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एंड सीधा। उत्तल लेंस से याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और इसका दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में इस उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है उर्वरक के रूप में कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। पहले तो देख लीजिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। किसी वस्तु के ऊंचाई पर स्थित होने पर वहां तक पहुंचने में लगे गुरुत्व बल के समतुल्य स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब पृथ्वी पर पड़ी वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए आदर्श गैस के में ये पूछ रहा सत्य नहीं है। तो ये गैस जो है वो ताप और दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल्स चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें आयतन प्रसार गुणांक एवं दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। नहीं, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है। तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है। तो वो 220 वोल्ट और उसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। तो जो अमाशय की बाहरी परत होती है, जो हमारे पेट स्टोमक की बाहरी परत होती है, जिस उस पर क्या होता है जठर ग्रंथि पाया जाता है, जो कि क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्रावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCl। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड में क्या बनता है। तो बीजांड में बीज का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीज। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है पित्त किसके पाचन में सहायक होता है। तो देखिए पित्त की अगर बात करते हैं तो ये जो होगा जब भोजन पकवासा में पहुंचता है तब पित्त निकलकर भोजन में मिलने लगता है और यह भोजन को अम्लीयता को समाप्त करके क्षारीय बना देता है। साथ ही साथ यह वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसा। वसा से याद रखिएगा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे हैं इंजन की चाल मापने के लिए उपयुक्त आने वाला यंत्र कौन है। तो इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेकोमीटर। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो ये विद्युत धारा को मापने के लिए, एनोमोमीटर पवन वायु का वेग मापने के लिए और मल्टीमीटर एक बहुमापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। तो जैव विविधता के ह्रास की अगर बात करते हैं तो आवासीय क्षति तथा विखंडन जो है वो सर्वाधिक प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। देखिए टिंडल प्रभाव की अगर बात करते हैं तो जब कोई कोलाइडियल विलयन होता है उसमें तीव्र प्रकाश गुजरता है। जब कोई कोलाइडियल विलयन होता है उसमें तीव्र प्रकाश गुजरता है तो इसके लंबतर रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड जो कण होता है वो काली पृष्ठभूमि में ऑल्पिन की नोट की भांति चमकने लगता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ऑलिगोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो इसके अंदर पेटोज और हेक्सोज आता है और ऑलिगोसैकेराइड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है और पॉलीसैकेराइड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा स्टार्च होगा ही, सकरा होगा ही। तो कौन नहीं आता, प्रकार नहीं है पूछ रहा है तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कक्षाओं के ऊर्जा स्तर। तो कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर होगा वो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्न में से किसे मुकुलन यानी बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है हाइड्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। हाइड्रा से याद रखिएगा हाइड्रा दुनिया का एक ऐसा अनोखा जीव है जिसे प्राकृतिक मृत्यु कभी भी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, उत्पादक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है गाइपोरिया समिति का संबंध है। तो गाइपोरिया संबंधी का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार सेवा से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंक सेवा। अगर हम बात करते हैं बीमा क्षेत्र तो बीमा क्षेत्र से याद रखिएगा मल्होत्रा समिति। अगर हम बात करते हैं कृषि शास्त्र की तो इससे याद रखिएगा खुसरो समिति और प्रतिभूति घोटाला से याद रखिएगा जानकी रमन समिति। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है 73%। अगर पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की है 80.9% और महिलाओं का है 64.6%। तो इस क्वेश्चन का हाँ इतना ही सही है, 73% ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 73% क्योंकि भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% ही है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है केरल और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कर उसको कहा जाता है जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ जो है वो उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर सरकार कर लगाती है, तो प्रत्यक्ष कर होता है। और अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिन करों का वास्तविक बोझ का विवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ आपसे अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करते हैं तो उत्पाद कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन अगर हम संपत्ति कर की बात करते हैं तो ये प्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और कब किया गया था? 1602 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। भारत में भी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब कीमत और मौद्रिक आय आधे होने पर वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कीमतें आधी होती हैं तो उसके साथ ही मौद्रिक आय भी आधी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि अब इस मौद्रिक आय से उतना ही वस्तु खरीदा जा सकेगा जितना पहले खरीदा जाता था। तो जो हमारा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है UNFCCC। UNFCCC होता क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका स्थापना 1995 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 100। ये कह रहा है ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ओलंपिक खेलों का जो 32वां संस्करण है वो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा 2021 में। अब तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। अगर हम 33वां संस्करण मतलब 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो ये 2024 में पेरिस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो याद रखिएगा 24वां शीतकाल ओलंपिक जो है वो 2022 में बीजिंग चाइना में होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बहुत लोगों का कहना है कि आप लोग मार्क्स कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग जब तक मार्क्स नहीं कमेंट कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा किस स्टूडेंट से मुझे कितना कंपटीशन है, कौन मेरे से आगे निकल रहा है, कौन मेरे से पीछे रह रहा है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सेट बनाते हैं तो मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाया गया है जिसमें कि फास्ट रिवीजन का वो सीरीज है। उसमें मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ ताकि आप लोग क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, तो वो भी आप देखिएगा। वो वीडियो आप लोगों को डेली 8 बजे प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।